सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और कक्षा के लिए बहुत उत्साहित होंगे। तो आइए बिना देरी के कक्षा की शुरुआत करते हैं। तो आज हमारा पाठ है पाठ 13 जामुन का पेड़। और इस पाठ का परिचय इस प्रकार है। समाज में फैली स्वार्थपरता, अमानवता और संवेदनहीनता ने पढ़े लिखे मनुष्य को भी संवेदनहीन और भाव शून्य बना दिया है। हमारे हृदय में किसी के प्रति कोई प्रेम भावना नहीं है, इसीलिए आज हम अपना काम दूसरों पर थोप देते हैं, स्वयं कोई जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते। प्रस्तुत कहानी एक ऐसी ही हास्य व्यंग्य रचना है जिसमें पेड़ के नीचे दबा हुआ एक आदमी लोगों की अमानवीयता का शिकार हो जाता है। और वो किस प्रकार होता है, इस पाठ के जरिए हम समझते हैं। रात को बड़े जोर से झक्कड़ चला। सेक्रेटेरिएट के लॉन में जामुन का एक पेड़ गिर पड़ा। सवेरे को जब माली ने देखा तो उसे पता चला कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा है। देखो बच्चों, जब जामुन का पेड़ गिरा तो उसके नीचे कौन दब गया था? एक आदमी। और सुबह यह माली को पता चलता है। माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया, चपरासी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास गया, क्लर्क दौड़ा दौड़ा सुपरिटेंडेंट के पास गया, सुपरिटेंडेंट दौड़ा दौड़ा लॉन में आया। मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई। अब माली दौड़ा दौड़ा किसके पास गया बच्चों? वह दौड़ करके गया चपरासी के पास। ठीक है। और चपरासी दौड़ा दौड़ा किसके पास गया बच्चों? क्लर्क के पास। और क्लर्क दौड़ा दौड़ा किसके पास गया था? सुपरिटेंडेंट के पास। सुपरिटेंडेंट दौड़ा दौड़ा गया, लॉन में आया था वो दौड़कर। मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए उस आदमी को चारों ओर से भीड़ ने घेर लिया, चारों ओर उसके भीड़ इकट्ठी हो गई। फिर बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, एक क्लर्क बोला, और इसकी जामुन कितनी रसीली होती थी। दूसरा क्लर्क याद करते हुए बोला, मैं फलों के मौसम में झोली भरकर ले जाता था, मेरे बच्चे इसकी जामुन कितनी खुशी से खाते थे। तीसरा क्लर्क लगभग रुआंसा होकर बोला, मगर वह आदमी, माली ने दबे हुए आदमी की तरफ इशारा किया। अब देखो, उसमें जो आदमी को अलग हटा करके जामुन के पेड़ की पहले बात की जाती है। उसमें कहा जाता है जामुन का पेड़ कितना फलदार था। एक क्लर्क ने कहा कि जो जामुन का पेड़ था वो बहुत ही फलदार था, सुंदर सुंदर मीठे मीठे फल आते थे और इसकी जामुन कितनी रसीली होती थी। दूसरा क्लर्क ने कहा उसके जामुन को याद करते हुए, मैं फलों के मौसम में झोली भरकर यहाँ से ले जाता था, मेरे बच्चे इसे बहुत चाव से खाते थे, ऐसा तीसरे क्लर्क ने कहा। फिर एक माली ने कहा, मगर वह आदमी जो उसके नीचे पेड़ के नीचे, जामुन के पेड़ के नीचे बच्चों दबा हुआ था, उसकी ओर इशारा करते हुए ऐसा माली ने कहा। हाँ, यह आदमी, सुपरिटेंडेंट सोच में पड़ गया, पता नहीं जिंदा है भी या नहीं, क्लर्क ने कहा। सुपरिटेंडेंट ने क्या कहा? हाँ, यह आदमी। फिर एक क्लर्क ने कहा, पता नहीं यह जिंदा भी है या नहीं है, मर गया होगा, इतना भारी पेड़ जिसकी पीठ पर गिरे वह बच कैसे सकता है? क्लर्क बोला। क्या बोला क्लर्क ने? कि मर गया होगा, इतना भारी पेड़ जिसके ऊपर गिरे वह जिंदा बच जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, मैं जिंदा हूं, दबे हुए आदमी ने कराहते हुए कहा। जिंदा है? क्लर्क ने ताज्जुब से कहा। उस आदमी ने क्या कहा यह सुनकर के? कराहते हुए कि नहीं, मैं जिंदा हूं। फिर क्लर्क ने क्या कहा उसकी आवाज सुनकर के? जिंदा है? बहुत ताज्जुब करके ऐसा बोला। देखिए बच्चों, किस प्रकार यह जामुन के पेड़ के नीचे जो यह व्यक्ति है वो दबा हुआ है और कराहते हुए इन लोगों से कहता है कि मैं जिंदा हूं, पेड़ को हटाकर इसे जल्दी से निकाल लेना चाहिए। माली ने सुझाव दिया कि जल्दी से पेड़ हटा करके इस आदमी को हमें निकाल लेना चाहिए। मुश्किल मालूम होता है, सुस्त और कमजोर चपरासी बोला। पेड़ का तना बहुत भारी और वजनी है। जो सुस्त चपरासी, उसने क्या कहा कि यह काम मुश्किल मालूम होता है क्योंकि जो पेड़ है बहुत ज्यादा भारी है। क्या मुश्किल है? माली बोला, अगर सुपरिटेंडेंट साहब हुक्म दे तो अभी 15-20 माली, चपरासी और क्लर्क लगाकर पेड़ के नीचे से दबे हुए आदमी को निकाला जा सकता है। क्या मुश्किल है? ऐसा माली ने बोला। और उन्होंने यह कहा यदि सुपरिटेंडेंट साहब बोले तो कई सारे माली, अभी 15-20 माली, चपरासी, क्लर्क लगाकर पेड़ को तुरंत ही हटाया जा सकता है और इस आदमी को बचाया भी जा सकता है।
माली ठीक कहता है। बहुत से क्लर्क एक साथ बोल पड़े, लगाओ जोर, हम तैयार हैं। बहुत सारे क्लर्क ने एक साथ मिलकर के क्या बोला कि माली ठीक कहता है, हम तैयार हैं, लगाओ जोर। और सबने पेड़ उठाने की कोशिश की। एक साथ बहुत से लोग पेड़ को उठाने को तैयार हो गए। ठहरो, सुपरिटेंडेंट बोला, अंडर सेक्रेटरी से पूछ लूं। अब एक साथ जब उन्होंने पेड़ उठाने की कोशिश करी, सब जुट पड़े, तो सुपरिटेंडेंट ने क्या कहा, ठहरो, मैं अंदर किससे पूछ लूं, अंडर सेक्रेटरी जो है उससे पूछ लूं। सुपरिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया। अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया। डिप्टी सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास गया। अब देखो बच्चों, कितनी लंबी चेन बनती जा रही है। सुपरिटेंडेंट किसके पास गया, अंडर सेक्रेटरी के पास, और जो अंडर सेक्रेटरी है वो डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया। डिप्टी सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास गया। ज्वाइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया। अब जिसमें चीफ सेक्रेटरी जो है वो मिनिस्टर के पास गया। आप देखिए, मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से, चीफ सेक्रेटरी ने ज्वाइंट सेक्रेटरी से, ज्वाइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से, और डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कुछ कहा। देखिए बच्चों, कितनी लंबी लाइन है जिससे हम सिर्फ और सिर्फ उनसे आज्ञा ही लिए जा रहे हैं, उनसे बात ही किए जा रहे हैं। उस आदमी की कोई चिंता ही नहीं कर रहा जो पेड़ के नीचे अभी भी दबा हुआ है। इसी में आधा दिन बीत गया। अब फाइल चलती रही, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, और आधा दिन जो है बच्चों वह समाप्त हो गया। दोपहर के खाने पर दबे हुए आदमी के चारों ओर बहुत भीड़ हो गई। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ क्लर्क हुकूमत के फैसले का इंतजार किए बिना पेड़ को अपने आप हटा देने का निश्चय कर रहे थे। इतने में सुपरिटेंडेंट फाइल लिए भागा भागा आया और बोला, हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते, हम व्यापार से संबंधित है और यह पेड़ की समस्या है जो कृषि विभाग के अधीन है। मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग में भेज रहा हूं, वहां से उत्तर आते ही इस पेड़ को कटवा दिया जाएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर अब भी कोई उस दबे हुए इंसान, दबे हुए आदमी के बारे में नहीं सोच रहा है, क्योंकि दोपहर के खाने पर दबे हुए जो आदमी चारों ओर उसको भीड़ से जिसने घेर रखा था, अब तरह तरह की बातें कह रहे थे। क्लर्क जो है हुकूमत के फैसले का इंतजार कर रहे थे। सो इतने में ही बच्चों क्या है, जो सुपरिटेंडेंट है वो भागे भागे एक फाइल लेकर के आते हैं और कहते हैं, ये वन विभाग के अंदर ये पेड़ आता है, इसे हम नहीं हटा सकते हैं, इसे वही हटाएंगे। और क्या कहते हैं फिर वो कि मैं इस फाइल में अर्जेंट मार्क करके इसे कहाँ भेज देता हूं बच्चों, इसे वन विभाग में भेज रहा हूं, वहां से उत्तर आएगा। वहां से उत्तर आते ही हम इस पेड़ को क्या करेंगे बच्चों, काट देंगे। ऐसा कौन बोलते, सुपरिटेंडेंट बोलते हैं। दूसरे दिन कृषि विभाग से उत्तर आया कि पेड़ व्यापार विभाग के लॉन में गिरा है, इसीलिए इस पेड़ को हटवाने या न हटवाने की जिम्मेदारी उसी विभाग पर पड़ती है। दूसरे दिन कृषि विभाग से क्या उत्तर आता है बच्चों, यह उत्तर आता है कि जो पेड़ है वो व्यापार विभाग के लॉन में गिरा है, इसीलिए पेड़ को हटवाने या ना हटवाने की जिम्मेदारी किसकी है, उसी विभाग की है, यानी व्यापार विभाग की है जिम्मेदारी। फिर यह उत्तर पढ़कर व्यापार विभाग को गुस्सा आ गया। उन्होंने फौरन लिखा कि यह जिम्मेदारी आपकी है, हमारी नहीं। यह पढ़ते ही व्यापार विभाग को क्या हुआ बच्चों, फिर से गुस्सा है। उन्होंने तुरंत ये जवाब दिया कि यह जिम्मेदारी हमारी नहीं है, आपकी है। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। शाम को जवाब आ गया, इस मामले को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर रहे हैं, क्योंकि यह एक फलदार पेड़ का मामला है। कृषि विभाग तो अनाज और खेती बाड़ी के मामलों में फैसला करने का हकदार है। अब क्या होता है, दूसरे दिन भी यह फाइल चलती है, वहां पर शाम को जवाब आता है कि इस मामले को हॉर्टिकल्चर जो डिपार्टमेंट है वहां के हवाले कर रहे हैं, क्योंकि एक फलदार पेड़ था और जो फलदार पेड़ का मामला है कृषि विभाग में तो नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि वहां अनाज और खेती बाड़ी के मामले में ही वह उनको फैसला करने का अधिकार है। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया, जबकि इसके चारों ओर पुलिस का पहरा था। वह इसीलिए कि कहीं लोग कानून को अपने हाथ में लेकर पेड़ को खुद से हटाने की कोशिश ना करे। मगर एक पुलिस कांस्टेबल को दया आ गई और उसने माली को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाजत दे दी। अब रात को जो माली था, क्योंकि वह दया खा रहा था उस आदमी पर, वो दाल चावल लेकर के उसे खिलाने के लिए गया। उसने दाल भात उसे खिलाया, जबकि चारों तरफ क्या था बच्चों, पुलिस का पहरा था। और पहरा इसलिए दे रहे थे बच्चों पुलिस की, कहीं कोई कानून को अपने हाथ में लेकर के पेड़ को हटाने की कोशिश ना करने लगे। वहीं पास में जो ड्यूटी पर था एक कांस्टेबल था, उसको दया आ गई माली पर और उसने ही उसको दाल चावल खिलाने की आज्ञा दी थी।
माली ने दबे हुए आदमी से कहा, तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला हो जाएगा। दबा हुआ आदमी कुछ नहीं बोला। माली ने दबे हुए आदमी से क्या बोला कि तुम्हारी फाइल चल रही है, शायद कल तक क्या होगा, कोई फैसला हो जाएगा। दबा हुआ आदमी कुछ नहीं बोला। माली ने पेड़ के तने को ध्यान से देखकर कहा, अच्छा हुआ कि तना तुम्हारी टांगों पर गिरा है, यदि कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। माली फिर बोला, तुम्हारा यहाँ कोई वारिस है तो मुझे उसका अता पता बताओ, मैं उन्हें खबर देने की कोशिश करूंगा। ऐसा कौन बोलता है? माली बोलता है। किससे बोलता है? उस पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी से कहता है कि तुम्हारा अच्छा है कि जो पेड़ है तुम्हारे पैरों पर गिरा, रीढ़ पर गिरा होता, कमर पर गिरा होता तो रीढ़ की हड्डी टूट गई होती। अगर तुम्हारा कोई वारिस है तो मुझे बताओ, मैं उसे आसपास है तो मुझे बताओ, मैं उसे बुलाने की कोशिश करता हूं। मैं लावारिस हूं, दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा। मालिक खेत प्रकट करता हुआ वहां से चला गया। क्या जवाब दिया उस आदमी ने बच्चों की? मैं लावारिस हूं। और वह आज जो माली था वो खेत प्रकट करते हुए वहां से चलता बना। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी का कड़ा और व्यंग्यपूर्ण जवाब आया। आश्चर्य है, इस समय जब हम पेड़ लगाओ स्कीम ऊंचे स्तर पर चला रहे हैं, हमारे देश में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद है जो एक फलदार वृक्ष को काटने का सुझाव देते हैं, और वह भी जामुन के पेड़ को, जिसके फल जनता बड़े चाव से खाती है। हमारा विभाग इस फलदार वृक्ष को काटने की इजाजत नहीं देता है। तीसरे दिन बच्चों क्या आता है जवाब? हॉर्टिकल्चर से जो वहां पर फाइल भेजी गई थी हॉर्टिकल्चर में, हॉर्टिकल्चर से क्या जवाब आता है? वहां से यह जवाब आता है कि आश्चर्य है, इस समय हम पेड़ लगाओ के जो नारा लगाते हैं उसमें क्या एक फलदार वृक्ष को आप काटने की आज्ञा मांगते हैं। अब हमारे देश में ऐसे जो सरकारी अफसर मौजूद है जो यह करने में अपनी प्रतिष्ठा समझते हैं, मतलब वो भी इस पेड़ को काटने की इजाजत नहीं दे रहे थे, और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह पेड़ नहीं काटा जाए क्योंकि यह फलदार वृक्ष है, इसीलिए इसको काटने की इजाजत नहीं दी जाती है। रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी डालते हुए उसे बताया कि तुम्हारे मामले की फाइल ऊपर भेज दी गई है। सुना है कि कल सेक्रेटेरिएटों की मीटिंग होगी, आशा है सब ठीक हो जाएगा। दबा हुआ आदमी एक आंख भरकर धीरे से बोला, खाक हो जाएंगे हम उनको खबर होने तक। मतलब बच्चों वो बहुत दुखी है क्योंकि वह दर्द में है और पेड़ के नीचे अभी भी दबा हुआ है। रात को खिचड़ी डालते हुए माली ने दबे हुए आदमी से कहा कि बताया गया कि तुम्हारे मामले की फाइल जो है ऊपर भेज दी गई है। कहां पर? सेक्रेटेरिएटों के, सारे सेक्रेटेरियों की मीटिंग होगी जहां वहां पर, और बच्चों उनकी मीटिंग के बाद ही क्या होगा, आशा है कि सब ठीक हो जाएगा। फिर जो दबा हुआ व्यक्ति है वो व्यंग्यात्मक तरीके से कहता है, हाँ मतलब क्या खाक ठीक हो जाएगा? माली चकित भाव से बोला, क्या तुम शायर हो? माली ने उस आदमी से, दबे हुए आदमी से पूछा। दबे हुए आदमी धीरे से सिर हिला दिया। अगले दिन तक पूरे विभाग, शहर व गली गली में उस आदमी के शायर होने की बात फैल गई। अब सेक्रेटेरिएट की सब कमेटी ने फैसला किया कि क्योंकि दबा हुआ आदमी एक शायर है तो इस फाइल का संबंध कल्चर डिपार्टमेंट से है। अब बच्चों जैसे ही माली को पता चला कि वह शायर है, यह बात आसपास के सारे इलाकों में फैल गई। जब सेक्रेटरी डिपार्टमेंट को यह पता चला कि जो वह आदमी है वह क्या है बच्चों, शायर है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि इस फाइल को फिर कहां जाना चाहिए? कल्चर डिपार्टमेंट में जाना चाहिए, वही इसका फैसला करेंगे, क्योंकि जो दबा हुआ आदमी है वह क्या है बच्चों? एक शायर है। फाइल कल्चर डिपार्टमेंट के अनेक विभागों से गुजरती हुई साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुंची। सेक्रेटरी उसी समय अपनी गाड़ी में सवार होकर सेक्रेटेरिएट पहुंचा और दबे हुए आदमी से पूछा, क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? नहीं। क्या जवाब मिलता है? नहीं। वह आदमी बोलता है नहीं। जब फाइल जो है कल्चरल डिपार्टमेंट पर पहुंची और वह कई विभागों से, अनेक विभागों से गुजरती हुई जब साहित्य अकादमी के जो सेक्रेटरी थे उसके पास पहुंची, तो सेक्रेटरी ने पूछा कि क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? तो माली, जो उस व्यक्ति ने, दबे हुए व्यक्ति ने क्या उत्तर दिया कि नहीं। फिर वह आश्चर्य है, सेक्रेटरी ने जोर से चीखा, इतना बड़ा शायर और हमारी अकादमी का मेंबर नहीं है? उफ, कैसी अंधेर गुमनाम में दबा है यह। वो क्या कहता है आश्चर्य करते हुए कि आश्चर्य है, सेक्रेटरी जोर से चीखते हुए, कि इतना बड़ा शायर और हमारी अकादमी का मेंबर नहीं है? कैसी अंधेरी गुमनामी में दबा पड़ा है यह।
गुमनामी में नहीं, एक पेड़ के नीचे दबा हूं, कृपया मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए, ऐसा उस व्यक्ति ने बोला जो पेड़ के नीचे दबा हुआ है। अभी बंदोबस्त करता हूं कहकर सेक्रेटरी चला गया। अगले दिन सेक्रेटरी भागा भागा कवि के पास आया और बोला, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ, हमारी सरकारी साहित्य अकादमी ने तुम्हें अकादमी का मेंबर चुन लिया है। अब उसने अगले दिन आकर के उस आदमी को जो पेड़ के नीचे दबा था उसको क्या सूचना दी कि मुबारक हो, मिठाई खिलाओ, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ, हमारी सरकारी साहित्य अकादमी ने तुम्हें अपनी अकादमी का मेंबर जो है वह चुन लिया है, मुबारक हो। ऐसा कहते हुए कौन बोला बच्चों? सेक्रेटरी बोला। अब मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो, दबे हुए आदमी ने कराह कर कहा। उसकी इस बात का उत्तर दबे हुए आदमी ने कैसे दिया कि मुझे इस पेड़ से तो निकालो, कराहते हुए। देखिए किस प्रकार ये अभी भी इसी अवस्था में दबा हुआ है, इतना भारी पेड़ उसके नीचे उसके ऊपर गिरा हुआ है। यह हम नहीं कर सकते, हमारा विभाग सिर्फ कल्चर से संबंधित है, पेड़ काटने का मामला कलम दवात से नहीं, आरी कुल्हाड़ी से संबंधित है। इसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया है और अर्जेंट लिखा है। फिर वह जवाब में क्या बोलते हैं उस व्यक्ति से? वह कहते हैं कि यह हमारा काम नहीं है, हमारा काम है कलम और लिखावट से, मतलब हमारा काम है कलम और दवात से, जो आरी कुल्हाड़ी से संबंधित काम वह हमारा नहीं है। इसके लिए हमने जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है बच्चों, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हमने लिख दिया है कि इसके लिए वो कुछ करे और अर्जेंट लिखा है। ऐसा किसने कहा बच्चों? जो कल्चर विभाग से जो व्यक्ति आया था उसने कहा। शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया कि कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। शाम को आकर माली ने क्या बताया कि कल जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के व्यक्ति आएंगे वह इस पेड़ को काट देंगे और कहते हैं कि आपकी जान बच जाएगी। माली बहुत खुश था, दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था, मगर वह किसी न किसी तरह अपने जीवन के लिए लड़े जा रहा था। जो माली था वह बहुत खुश था क्योंकि कल पेड़ काट करके उस आदमी को दबे हुए पेड़ से निकालने वाले थे, लेकिन जो दबा हुआ आदमी था उसका स्वास्थ्य और बिगड़ता जा रहा था, उसका स्वास्थ्य जो है वो बच्चों जवाब देने लगा था, मगर वह किसी न किसी तरीके से अपने जीवन के लिए वह संघर्ष किए जा रहा था, लड़े जा रहा था। कल सवेरे तक किसी न किसी तरह उसे जीवित रहना है, मतलब यह बोला जा रहा था कि कल तक, यानी कल सवेरे तक किसी न किसी प्रकार से ये जो व्यक्ति है इसको जीवित ही रहना है। दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे तो उनको पेड़ काटने से रोक दिया गया। मालूम हुआ कि विदेश विभाग से हुक्म आया है कि इस पेड़ को ना काटा जाए। कारण यह था कि इस पेड़ को 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटेरिएट के लॉन में लगाया था। अब अगर यह पेड़ काटा गया तो इस बात का काफी अंदेशा था कि पिटोनिया सरकार से हमारे संबंध सदा के लिए बिगड़ जाएंगे। अब जब आरी कुल्हाड़ी लेकर के आखिरकार जो वन विभाग के जो व्यक्ति हैं वो आते हैं और उसको पेड़ को काटने जाते हैं, तभी उन्हें पेड़ काटने से रोक दिया जाता है। उन्हें पता चलता है कि विदेश विभाग से हुक्म आया है कि बच्चों इस पेड़ को ना काटा जाए। क्यों? इस पेड़ को 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटेरिएट के हॉल में लगाया था और यदि इसको काटा जाता है तो ये काफी अंदेशा है कि उनसे पिटोनिया सरकार से हमारे क्या हो जाएंगे, संबंध जो है सदा के लिए खराब हो जाएंगे। मगर एक आदमी की जान का सवाल है। एक क्लर्क ने चिल्लाया कि मगर यह एक आदमी की जान का सवाल है। दूसरी ओर 2 राज्यों के संबंधों का सवाल है। दूसरे क्लर्क ने पहले क्लर्क को समझाया। क्या समझाया बच्चों? कि यह तो 2 राज्यों के संबंधों का सवाल है और यह भी तो समझो कि पिटोनिया सरकार हमारे राज्य को कितनी सहायता देती है। क्या हम उनकी मित्रता की खातिर एक आदमी के जीवन का बलिदान भी नहीं कर सकते? और देखो तीसरे ने क्या बोला बच्चों? यह बोला कि और यह भी तो समझो कि जो पिटोनिया सरकार है वह हमारे राज्य को कितनी सहायता देती है। क्या हम उनकी सहायता के लिए हम क्या एक आदमी को की कुर्बानी भी नहीं दे सकते, एक आदमी की जान भी नहीं दे सकते? हम आदमी का बलिदान पेड़ के लिए निस्संदेह है। क्या बोला गया उसके जवाब में? कि आदमी का बलिदान निस्संदेह बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। अंडर सेक्रेटरी ने सुपरिटेंडेंट को बताया आज सवेरे प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए हैं। आज 4 बजे विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेगा। मतलब अंडर सेक्रेटरी ने सुपरिटेंडेंट को बताया कि आज सवेरे क्या है, प्रधानमंत्री जो है वो दौरे से वापस आ गए हैं और 4 बजे
विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेगा। वे जो फैसला लेंगे वही सबको स्वीकार करना होगा। मतलब जो उस फाइल को देखने के बाद जो प्रधानमंत्री जो फैसला लेंगे वही जो है स्वीकार करना होगा। शाम के 5 बजे स्वयं सुपरिटेंडेंट शायर की फाइल लेकर उसके पास आया। सुनते हो आते ही वह खुशी से फाइल को हिलाते हुए चिल्लाया, प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया है और इस घटना की सारी अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सिर ले ली है। मतलब शाम को 5 बजे जो स्वयं सुपरिटेंडेंट था शायर की फाइल लेकर के उसके पास आया, खुशी से फाइल को चिल्लाते हुए हिलाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने की अनुमति दे दी है और यह कहा है कि जो जितने भी विदेशी संबंधी जितने भी मुद्दे होंगे वो क्या होंगे उसकी जिम्मेदारी उन्होंने अपने सिर ले ली है। कल यह पेड़ काट दिया जाएगा और तुम इस संकट से छुटकारा हासिल कर पाओगे। सुनते हो आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई, ऐसा व्यक्ति को जो दबा हुआ व्यक्ति है पेड़ के नीचे उससे कहा गया। मगर शायर का हाथ ठंडा था, उसके जीवन की फाइल भी पूरी हो चुकी थी। जब उसको यह सूचना मिली कि अब तुम्हारा जो कल ये पेड़ है वह काटा जाएगा और तुम आजाद हो जाओगे, और जैसे ही उसके पास से कोई जवाब ना मिला उसका हाथ छुआ गया तो क्या पाया गया बच्चों कि उसका हाथ जो था वह ठंडा था। उसके जीवन की फाइल अब यहाँ सदा सदा के लिए बंद हो चुकी थी, अर्थात वह मर चुका था। इसीलिए बच्चों यहाँ पर हम इस कहानी से हम क्या सीख पाते हैं कि हमें पेड़ों के साथ मनुष्य के जीवन की भी उतना ही मूल्य करना चाहिए। दोनों के मूल्य बराबर हैं। जिस प्रकार अन्य कई भिन्न भिन्न विभागों के चक्कर काटते हुए एक आदमी की जान चली गई, वह होना बहुत ही अमानवीय था। ऐसा नहीं होना चाहिए। मानव परम धर्म होना चाहिए और इसलिए हमें उसे बचाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर विभागों के, सरकारों के और अन्य दलीलों के चक्कर में उस व्यक्ति को अपनी जान गंवानी पड़ी, जो कि बहुत गलत था। तो बच्चों इसी के साथ इस पाठ में इतना ही। अब मैं आपसे अगले पाठ में मिलती हूँ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और आपका ध्यान रखिए। धन्यवाद।